हेलो मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एस सी वर्मा जी। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 31 चैप्टर नंबर 4 एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहले क्वेश्चन क्या कहता है मैं उसको रीड करेंगे, देन हम ये देखेंगे इसका अप्रोच क्या है बच्चों, और इसमें जो मेन कंसेप्ट है पहले उस पर फोकस करूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बढ़िया से। तो बहुत कुछ यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आई विल सजेस्ट यू शुड फॉलो माई लीड, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। आपको डायग्राम दे रखा है। बोथ द पुलीज एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस। कहीं भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m, इसका अपने को एक्सेलरेशन चाहिए। एंड फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन भी चाहिए स्ट्रिंग में जितना आ रहा है वो आप बताना पड़ेगा। एंड द थर्ड पार्ट इज कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाई क्लैम्प ऑन पुली ए इन फिगर। मतलब यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, ठीक है। तो यस स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आप समझो कि मान लीजिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक डाला पुली कांस्टेंट। तो ये पुली कांस्टेंट होता है क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पुली ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और इसके दोनों एंड्स जो हैं ऐसे, एक का वेलोसिटी v1 है, एक का वेलोसिटी v2 है। दोनों एंड्स मान लो यहाँ पे ब्लॉक अगर जुड़े होते तो इन ब्लॉक्स की वेलोसिटीज आपको v1 v2 दे रखी है बच्चे, ठीक है। ऐसे ये दोनों भी मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। तो ये जो अगर ये पुली मान लीजिए खुद चल रही है, मूव कर सकती है, दिस पुली इज़ फ्री टू मूव, तो इसका खुद का जो वेलोसिटी होगा पुली का, उस वीपी और v1 v2 में जो रिलेशन निकल के आता है वो ये आता है ना। ये याद रखिए आप लोग, है ना। और बेसिकली इसके पीछे एक फंडा ये है ना कि विद रेस्पेक्ट टू पुली जिस रेट से ये ऊपर आएगा उसी रेट से ये भी आपका ऊपर आना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो ये उस रेट से नीचे जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पुली है, ऐसे पुली बनाया आपने, अगर ये पुली फिक्स है, यहाँ पे दिख भी रहा है कि पुली फिक्स है, एक ब्लॉक यहाँ पे अटका है, एक ब्लॉक यहाँ पे अटका है, तो जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती। बात समझे क्या? तो लेंथ अगर मेंटेन है तो जितना लेंथ या जितने टाइम में, किस गिवन टाइम में जितना लेंथ ये ऊपर कर जाएगा उतने लेंथ ये नीचे भी आना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटीज़ जो हैं मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम रहेंगे, है ना। बट अगर हम इस बात को ध्यान में लेके चले तो हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें बस ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, मान लीजिए ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, हमें सिंपली ये कहना है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू पुली। इस एक्सप्रेशन को लगाओगे ना बच्चे तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल मैं आपको बोलूँगा आप इसे याद रखें, ठीक है, कि अगर दोनों एंड्स v1 v2 से जा रहे हैं तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ पुली मिल जाएगा। और अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको एक्सेलरेशन भी में भी रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे a1 है एक्सेलरेशन, इसका a2 है, इसका ap है, तो ap विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ दिस डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखना बच्चे, हमने ये मान लिया बेटा कि यहाँ पे कोई पॉइंट था जिसको हमने x बोल दिया, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m, हमने एक पॉइंट x माना एंड पॉइंट y विल हैव, बोला उसने कि दो पॉइंट हमने ले लिए, ये और ये। चूँकि ये दोनों सेम रस्सी के हिस्से हैं, है ना, एक ही रस्सी पे लाई करने वाले दो पॉइंट हो गए ये, ठीक है। रस्सी की लेंथ जो है वो चेंज हो नहीं सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस रेट से ये आगे बढ़ेगा उसी रेट से ये नीचे आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस रेट से इसका वेलोसिटी चेंज होगा उसी रेट से इस पॉइंट का वेलोसिटी चेंज होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा। मैंने मैग्नीट्यूड की बात क्यों करी? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चे, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते इसका एक्सेलरेशन इसके इस वाले पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन यस, हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ना वो सेम रहेगा। बात समझ में आई क्या? चलो, अगर x और y के एक्सेलरेशन a मान लिए जाएँ यहाँ तक, है ना, तो हमने b पर कांस्टेंट लगाने की सोची। तो b को मैंने ऐसे बनाया, ऐसे इधर आपका है, आपने बोला ये a1 है, इधर वाले का एक्सेलरेशन a2 है, ठीक है ना। a1 को तो हमने a मान रखा था, यहाँ पे देखो मैंने बोला भी है कि जो भी हमारे पास एक्सेलरेशन है x और y का मैग्नीट्यूड वाइज उसको a मान लीजिए आप। तो इस साइड b को अगर बनाओगे तो इधर वाला जो ये वाला हिस्सा था उसका एक्सेलरेशन a1 हो गया, मैंने उसको a के बराबर रखा है। और जो दूसरा वाला हिस्सा यहाँ जा रहा है ये फिक्स हो गया a से, पुलिस इस वाले से फिक्स हो गया, तो इसका तो खुद का कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। इस वाले जो हिस्सा है, ये जो रस्सी है ये तो फिक्स है, तो उसका मैंने a2 क्या मान लिया, 0।
तो ए डैश में निकालना, ए डैश क्या है भाई, इस बी जो पुली है उसका खुद का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। तो हमें याद है भाई कि इन दोनों का समीशन करना है, a + 0/2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए डैश। तो यहाँ से देखो हमने ये लिखा भी है, तो ए डैश आ गया आपका a/2। ठीक है, मतलब अगर ये a से इधर जाएगा, a से इधर जाएगा तो ये कितने से आएगा, a/2 से आएगा। सिंपल सा बात है, क्लियर है। ओके, अब क्या करना है वो देखो। हमने क्या बनाया, अब इनकी एफबीडी बना दिया सबकी, इसकी एफबीडी बनाई, इसकी एफबीडी बनाई। ठीक है, तो अगर मैंने m का एफबीडी बनाया तो इस m के एफबीडी में आपको क्या नज़र आएगा, एक तो रस्सी नज़र आ रही है, तो रस्सी हमेशा टेंशन लगाएगी ऊपर, ब्लॉक से दूर, और रस्सी के अलावा नीचे कौन लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, और वो नीचे अगर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन मान लिया हमने a, जो कि हमने पहले एज्यूम कर रखा है, तो पूरा बनाया हमने। तो अगर नेट फोर्स बराबर ma लगाया जाए बच्चे, तो mg - t नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू ma। तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात और मैं आपको बताऊंगा, है ना, उसके लिए आप यहाँ पे देखो। अगर बच्चे आप इस पुली बी को अलग से बनाओ, है ना, तो एक और यहाँ ये जो टेंशन है मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया टी डैश, तो ये सेम ही रस्सी था, यहाँ से आ रहा था, ये सेम ही रस्सी थी। तो सेम रस्सी, अगर वो रस्सी मासलेस है तो उसमें टेंशन हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पुली भी मासलेस हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि टी डैश जो आएगा वो t + t इज इक्वल टू 2t हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब उसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले, देखना मुझे अब 2m का, इस 2m वाले का क्या करना है बच्चे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हमने बना लिया, देखो यहाँ पे 2m वाला बनाया, इस पर इकलौता फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा 2t, वो था तो t डैश, लेकिन वो कितना हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नेट फोर्स इक्वल टू ma लगाओगे, तो नेट फोर्स जो है उसको 2t है, मास उसका 2m है, a डैश कितना a है, तो लिख दिया हमने a डैश, और a डैश की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली थी कि वो a/2 आएगी, तो हमने यहाँ पे रख दी। सही है, तो ये आ गया। अब क्या लिखोगे, 2t इज इक्वल टू m टाइम m इंटू a, ये आ गया यहाँ से। अब ये जो ma था, ma की जगह पे आप 2t रख दो यहाँ पे, है ना। तो देखो कितना आएगा, mg - t इज इक्वल टू 2t, तो यहाँ से 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, तो t क्या हो जाएगा, mg/3। ठीक है ना। और हमसे अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो सपोज मान लीजिए कि मुझे अगर जो है इस t की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2t इज इक्वल टू ma, 2t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma आ जाएगा, ma, और t कितना था, mg/3, तो ये जाएगा 2mg/3 इज इक्वल टू ma। तो a क्या हो जाएगा, 2g/3। तो a किसका एक्सेलरेशन माना था मैग्नीट्यूड वाइज, वो था m का। तो हमारे पास पहले पार्ट का क्वेश्चन आ चला है, पहले पार्ट का आंसर आ गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m, इसका हमने निकाल लिया a, है ना, ये देखो क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा, बी पार्ट, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, तो टेंशन भी निकाल लिया, तो t का वैल्यू आ गया था mg/3। ठीक है, इसमें इस वाले में आ जाएगा आपका mg/3, इसमें भी कितना आएगा, mg/3, इसमें कितना आ जाएगा, 2mg/3, 2t के बराबर था तो 2mg/3। ओके, अब सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखा है, बट यस हम कर सकते हैं, देखना ध्यान से। सी पार्ट कहता है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए इन फिगर। तो अगर आप जो है ना, एक काम मैं करता हूँ, यहीं पे ऐड कर लेता हूँ, देखो ध्यान से कि ए जो क्लैम्प था उसको अगर मैं बनाऊँ, ये क्लैम्प था और ये पुली ए थी, एक रस्सी इधर जा रही है बच्चे और एक रस्सी इधर जा रही है। मैंने एफबीडी बना लिया, एक टेंशन ये, एक टेंशन ये, रस्सी सेम ही थी दोनों में, तो मैंने रस्सी का के हिसाब से टेंशन बना लिया। ठीक है ना, ओके। और जो भी क्लैम्प, अब आप एक देखो, ये आपकी पुली जो है ये तो मासलेस है ना, तो एफ नेट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0। मतलब आप लिखोगे टी वैक्टर प्लस टी वैक्टर प्लस फोर्स ड्यू टू क्लैम्प, तो मैं उसको बोल रहा हूँ एफ सी एल, ये नेट होना चाहिए 0। तो एफ सी एल क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस के साथ टी वैक्टर प्लस टी वैक्टर, मतलब इन दोनों का वैक्टर रिजल्टेंट जो भी आएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो आपको दिख रहा है बेटा कि ये दोनों आपस में जो है 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा t√2। क्यों आया, क्योंकि सिंपल है, दो वैक्टर अगर 90 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट इस तरीके से आप लगा सकते हो, a² + b², तो ये आ जाएगा। t का वैल्यू था mg/3, तो ये बेटा हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली ए। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो इधर आएगा, टी और टी का, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लैंप आएगा, तो ये आपका FCL हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, मैग्नीट्यूड भी मालूम चल गया और उसका डायरेक्शन भी हमें मालूम चल गया। तो ये था हमारा एक बेहतर